नमस्कार। आप देख रहे हैं द झारखंड मेल और मैं आपके साथ नवीन हूँ। द झारखंड मेल आज बसंत उत्सव में यानी कि बसंत पंचमी के ठीक अगले दिन चूंकि महाकवि निराला की जो जयंती है वो सामान्यतः बसंत पंचमी को होती है, लेकिन बसंत पंचमी के ठीक अगले दिन हम बसंतोत्सव में आज महाप्राण निराला के जन्म जयंती पर उनके रचना संसार पर आज एक परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इस पैनल में 3 लोग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री कमलेश वर्मा जी हैं। कमलेश वर्मा जी अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी में। साथ ही निराला काव्य कोश इन्होंने लिखा है और निराला काव्य कोश का एक संपादन भी किया है। विषय प्रवर्तक के रूप में हमारे साथ आचार्य भरत मुनि संचार शोध केंद्र के समन्वयक और मीडिया अध्ययन विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर साकेत रमन जी जुड़ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ पूर्व आईपीएस पूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री राजीव रंजन सिंह जी जुड़ेंगे। आपका भी स्वागत है। आप सब दर्शक हमें द झारखंड मेल पर देख रहे हैं और यह परिचर्चा आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म जयंती पर आयोजित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विषय प्रवेश के लिए डॉक्टर साकेत रमन जी को आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट करें। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपके द झारखंड मेल के इस प्लेटफॉर्म को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इस आभासी मंच से देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम आदरणीय कमलेश वर्मा जी, आप एक प्राध्यापक तो हैं ही, लेकिन निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व को, निराला काव्य कोश को जिस तरह आपने संरचित किया है, उस नाते आपकी भारतीय समाज में एक महत्तम भूमिका है। तो ऐसे परम आदरणीय कमलेश वर्मा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजीव रंजन सिंह जी, और आपका हरकारा प्लेटफॉर्म के संपादक नवीन तिवारी जी एवं सुधी पाठकों। बसंतोत्सव का अर्थ ही होता है हर्ष, उल्लास और एक अजीब तरह की उत्कंठा, एक अजीब तरीके का सुख बसंत उत्सव के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें बसंतोत्सव एवं सूर्य कवि महाप्राण निराला, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहा जाता है, बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सृजन संसार विषयक इस ई परिचर्चा में सम्मिलित हमारे सभी सुधी दर्शकों को का सादर अभिनंदन, सभी का स्वागत। निराला जी के व्यक्तित्व को जिस रूप में भारत लेता है, तो निराला जी का व्यक्तित्व, जब बचपन में निराला से पहला साक्षात्कार एक भारतीय विद्यार्थी का होता है कि विद्यार्थी के नाते मैं निराला जी की रचनाओं को देखता हूं। मैं निराला जी पर कोई निष्णात विद्वान नहीं हूं, या निराला जी के बारे में कुछ कहना एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। परंतु सूर्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला, स्वयं में एक ऐसे काव्य धारा के प्रवर्तक थे जो काव्य धारा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाव से ओतप्रोत थी। और यह माना जाता है कि भारत माता की वंदना शीर्षक
से उन्होंने अपनी पहली कविता, अपना पहला काव्य कोश, काव्य ग्रंथ जो है लिखा था, जो 1920 में ये उनकी पहली रचना थी। हालांकि उनकी जो रचनाएं हैं वो अनामिका से माना जाता है कि अनामिका उनकी पहली रचना है जिसका सृजन उन्होंने सन 1923 में किया था। निराला जी अद्वैत वेदांत के, अद्वैत दर्शन के एक निष्णात विद्वान और प्रकांड पंडित थे, और आपने कविता में मुक्त छंद कविताओं के सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं आरंभिक काल में। साथ ही जो छायावाद के 4 स्तंभ थे, पंत प्रसाद के साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावाद के अग्रणी हस्ताक्षर और शलाका पुरुष के रूप में ख्यात है। निराला जी को उनके ओज, उनकी दिव्यता, उनके लेखन शैली में जो यथार्थ बोध था, जो जैसे जयशंकर प्रसाद की लेखन शैली में एक आदर्श बोध अधिक था, लेकिन निराला जी की लेखन शैली में एक यथार्थ बोध अधिक था। तो उस यथार्थ बोध के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके तमाम रचनाएं, जो उनकी प्रमुख रचनाएं थी, जिनमें अनामिका, सरोज स्मृति, परिमल, जिसमें कि प्रसिद्ध भिक्षुक कविता जो है, जिसकी 2 पंक्ति मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूं कि चाट रहे जूठी पत्तल, चाट रहे जूठी पत्तल, वो कभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे जूठी पत्तल, वो कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो इस तरह की मानवीय संवेदना, इस तरह का जो मानवीय लगाव है, और कैपिटलिज्म के खिलाफ, जो पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीवादी जो मानसिकता के खिलाफ जो निराला का विद्रोह है, जो निराला का में उनके ये भिक्षुक कविता थी, और ये पहली कविता जिसके माध्यम से निराला का साक्षात्कार हम विद्यार्थियों के जीवन में होता है। तो इस तरह से उन्होंने कितनी संवेदना है इसमें कि आप उस परिदृश्य की कल्पना करें, जब ये शब्द जो है, इस शब्द को अगर आप यथार्थ में इसकी कल्पना करें तो चाट रहे जूठी पत्तल, वो कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये जो विद्रोह है, ये निराला की कविताओं की जान है। उसके बाद जो वह तोरती पत्थर जो कविता थी, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोरती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, श्याम लातन शतनयन न प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार करती बार बार प्रहार। तो ये जो एक तरुणी का जो चित्रण है, मतलब जो मानवीय संवेदनाओं का जो उद्रेक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविताओं में देखने को मिलता है, वह उद्रेक सामान्यतः अन्य कवियों की कविताओं में वो उद्रेक और वो रुद्रता, वह प्रतिरोध, वो विरोध जो है, वो उनकी कविताओं को, वो उनकी काव्यधारा को स्वयं में अतुलनीय, अनुपमेय, विशिष्ट बनाता है। अच्छा, आप जो पत्रकारिता की दृष्टि से भी अगर देखें तो मतवाला और समन्वय 2 अखबारों का आपने संपादन भी किया था, और जो निराला के जीवन में जो उनके परिमल जो है, तुलसीदास पे उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें कि तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली के बीच के प्रसंग को उन्होंने उद्धृत किया। और उसी तरह राम की जो शक्ति पूजा है, जो लघु प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिसमें वो राजीव नयन से राम की जो तुलना करते हैं, राम कहती थी माता राजीव नयन हो तुम, तो उस चीज की जो तुलना करते हैं, और किस तरह राम अपनी आंखों को तीर से निकाल करके देवी के चरणों में अर्पित करने को उद्धृत होते हैं, इसका जो रूपांकन, इसका जो रेखांकन है, इसका जो चित्रांकन है, वो स्वयं में अद्भुत है, स्वयं में प्रेरक है। उसी तरह
जो जो एक सबसे महत्वपूर्ण, बिना सरोज स्मृति के निराला के बारे में कुछ कहना शायद जो है निराला को अधूरा, निराला की काव्य रचना के एक अधूरेपन की ओर संकेत करता है। सरोज हम सभी जानते हैं कि वो निराला जी की महाप्राण निराला जी की पुत्री थी और मात्र जो है लगभग 18 साल की उम्र में 1935 के लगभग वो सरोज की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले सरोज को वैधव्य का दंश झेलना पड़ता है। तो इसको रेखांकित करते हुए एक शोक गीत उर्दू में जो मर्सिया है उसके लहजे पे, हालांकि हिंदी साहित्य में शोक गीतों का चलन बहुत कम है, लेकिन निराला जी ने सरोज स्मृति के माध्यम से जो सजीव चित्रण किया है मानवीय जीवन के दुखों का, मानवीय जीवन की वेदनाओं का, मानवीय जीवन के असंतोष का, मानवीय जीवन में मृत्यु की नश्वरता का, इन सारी चीजों का एक सार्थक रेखांकन और चित्रांकन जो है सरोज स्मृति में दिखता है। तो क्योंकि मेरा दायित्व तो विषय प्रवेश का था और इसलिए संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्य कवि निराला, महाप्राण निराला को थोड़ा सा याद करते हुए और मैं अपने सुधी माननीय वक्ताओं की ओर आप सभी को ले चलता हूं, जिससे कि उनके द्वारा निराला का जो निराला के काव्य बोध पे, निराला की जो काव्य धारा है उसके रस में आपको आप्लावित होने का सुखद अवसर प्राप्त हो। और विषय प्रवर्तक की अपनी मर्यादाएं भी होती है, उन्हीं मर्यादाओं के तहत मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें, हमारे संचालक महोदय, और हम अपने मुख्य वक्ता को सुने, अपने अध्यक्ष महोदय को सुने। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर साकेत, हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर साकेत रमन जी। आपने निश्चित तौर पर निराला के जीवन और उनसे जुड़े जो निराला रचना संसार के जो विषय थे उसका विषय प्रवेश बहुत सारगर्भित तरीके से आपने अपनी बात रखी। अब इस चर्चा में हमारे साथ आज की अध्यक्षता कर रहे राजीव रंजन सिंह जी जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुख्य वक्ता के रूप में श्री कमलेश वर्मा जी को आज हम सुनने वाले हैं, उसके बाद राजीव रंजन जी को सुनेंगे। तो कमलेश वर्मा जी का स्वागत है, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें कमलेश जी। धन्यवाद नवीन जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राजीव रंजन सिंह जी बहुत सुंदरता के साथ विषय प्रवर्तन करने वाले डॉक्टर साकेत रमन जी और संयोजक श्री नवीन तिवारी जी। द झारखंड मेल के इस मंच पर आज हम लोग निराला की जयंती पर कुछ बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। विभिन्न माध्यमों से जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आगे जो सुनेंगे उन सबके प्रति सादर अभिवादन प्रकट करते हुए मैं निराला के बारे में संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहूंगा। आदरणीय साकेत रमन जी ने बहुत सी बातें रखी हैं निराला के बारे में और उन्होंने एक रेखांकन किया उनके कवि व्यक्तित्व को लेकर। उनकी जानकारी से मैं प्रभावित हूं क्योंकि वे हिंदी के अध्यापक नहीं, मीडिया के अध्यापक हैं, मीडिया गुरु हैं वे। लेकिन अपने कवियों को जानने का दायित्व हम सबका होता है। हम जो लोग भी हिंदी भाषा के लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कवि को जानें। जैसे हम तुलसी को जानते हैं, कबीर को जानते हैं, सूर को जानते हैं, जायसी को जानते हैं, वैसे ही हम 20वीं शताब्दी के कवियों को भी जानें और 21वीं शताब्दी के कवियों को भी जानें। यह हमारा एक दायित्व है, एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। कवि आखिर क्यों रचता है अपनी कविताएं?
कवि इसलिए रचता है, निराला के शब्दों में कहें तो निराला चाहते थे कि भावों का उन्नयन हो। कविता का मतलब है भावों का उन्नयन, और इसके लिए वे उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविताओं को रखते हैं, मिर्जा गालिब की कविताओं को रखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं को रखते हैं और विलियम शेक्सपियर की कविताओं को रखते हैं। और वे बताते हैं कि देखिए, इन तमाम कवियों ने कठिन कविताएं लिखी, जिन कविताओं के अर्थ को बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता था। ऐसे नहीं समझा जा सकता था जैसे कोई स्टेज का कवि कविता पढ़ता है और उसकी कविता एक साथ 500 लोग, 1000 लोग, कभी कभी कई हजार लोग सुनते हैं और वाहवाही देते हैं। एक गंभीर कवि इस तरह की कविता नहीं रचता है, क्योंकि एक गंभीर कवि करता क्या है, वह समाज के भावों को जैसा का तैसा व्यक्त नहीं करता है। वह चाहता है कि उसके समाज के भावों का उन्नयन हो, वह आगे बढ़े, बात वहीं नहीं रह जाए। अगर राम की कथा कई वर्षों से, शताब्दियों से, वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक, ना जाने कितनी जुबानों में और कितने ढंग से लोगों ने राम कथा कही, और वह राम कथा हमारे समाज का एक सांस्कृतिक धरोहर है। निराला ने फिर से राम कथा कही और क्या दिखाया उसमें। 1936 की यह कविता, जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई कविता है। वह पूरी कविता सीता की मुक्ति की कविता तो है ही, लेकिन एक अत्यंत बलशाली शत्रु से हर तरह की मुक्ति की कविता है। उसमें देखिए, आराधन का भी संघर्ष है। रावण ने आराधन किया और देवी को प्रसन्न कर लिया, तो जामवंत राम को यही सलाह देते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। आराधन रावण ने किया है और देवी को प्रसन्न किया है, तो तुम भी आराधन करो और एक ऐसे मुकाम को हासिल करो कि जहां देवी तुम्हारे पक्ष में आए। पूरी कविता की बनावट एक भगवान राम की नहीं है, वह एक सामान्य किसी आदर्श पुरुष की कहानी है, कविता है, जिसमें राम बार बार पीड़ित होते हैं और बार बार हिम्मत जुटाते हैं और लड़ते हैं। जैसे भारत की जनता बहुत बड़े शत्रु के सामने, अंग्रेज जैसे शत्रु के सामने, जैसे भारत की जनता लड़ रही थी, पराजित भी हो रही थी, आगे भी बढ़ रही थी, हारती भी थी, हिम्मत नहीं छोड़ती थी। पूरी कविता में जो उतार चढ़ाव है, आप उसकी तुलना अगर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य से करेंगे तो आपको ढेर सारी समानताएं दिखाई पड़ी। निराला ने सीधे सीधे राजनीति की कोई कविता नहीं लिखी। वे जानते थे कि ऐसी कविताएं तात्कालिक होंगी, बहुत लंबे समय तक प्रेरणा नहीं देंगी, निराला के स्तर से उसका मेल नहीं खाता था। इसलिए निराला ने जब भी रचा, गंभीरता से रचा और भावों के उन्नयन की कोशिश की। अब जिस सरोज स्मृति कविता की चर्चा अभी कर रहे थे आदरणीय साकेत जी, वह कविता केवल एक बेटी की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत नहीं है। उस कविता में हमारी होने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी के एक महाकवि के न जाने कितने ढंग के दर्द उसमें छिपे। निराला अपने आप को महाकवि मानते थे और बाद में सिद्ध भी हुआ कि वे ठीक मानते थे।
वे राष्ट्रभाषा जो होने वाली थी, हिंदी राष्ट्रभाषा भारत 35 में तो नहीं हुई थी, उस भाषा के कवि थे। और उस कवि की बेटी इलाज के अभाव में मरी थी। यह हमारे समाज, हमारी सरकार, जितनी भी सत्ताएं हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश के लोग इस हालत में ना चले जाएं। उस कविता को अगर गौर से कई तरह से पढ़ा जाए, पढ़ा भी गया है, उसकी व्याख्या भी की गई है, तो वह कविता केवल बेटी की मृत्यु की कविता नहीं है, वह कोई साधारण शोक गीत नहीं है, वह पूरे समाज का शोक गीत है, पूरे परिदृश्य का शोक गीत है, बेबसी पर रोया गया एक गीत है। लेकिन साथ साथ उस गीत में हिम्मत भी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख तो है, लगातार दुख है, लेकिन उस दुख को मैं कहूंगा नहीं। जहां तक हो सकेगा मैं लड़ूंगा और अपने भावों से, अपनी संवेदनाओं से कोई समझौता नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पराधीन हो गया हूं, हमारा देश पराधीन है, हमारी बेटी मर गई है, व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारे दुख हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक कवि सरेंडर कर दे, एक कवि हार मान जाए। निराला का पूरा जीवन और उनकी कविता का पूरा संसार, मतलब उनके जीवन और उनकी कविता, उन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक बेबस आदमी भी संघर्ष कर सकता है। एक सुखी आदमी तो संघर्ष कर ही सकता है, एक बेबस आदमी भी संघर्ष कर सकता है। इसकी प्रेरणा उनकी कविताएं देती है। निराला ने राम की कथा तो लिखी है, तुलसी की भी कथा लिखी, और उनकी जो सबसे बड़ी कविता है वह तुलसीदास है। 100 छंद हैं उस किताब में और सभी छंद तुलसी के जीवन से संबंधित है। आप अगर मुश्किल किताब, वो किताब एक मुश्किल किताब है, लेकिन अगर उस पूरी किताब के अर्थ पर पहुंचा जाए, और जो अर्थ आज तक निकाला गया है, कि निराला ये दिखाना चाहते थे कि देखिए, तुलसीदास का पूरा समय एक सांस्कृतिक प्रतिरोध का समय है। तुलसीदास जिस जमाने में थे वह मुगलों का समय था, मुगल साम्राज्य का समय था, और उस साम्राज्य की निराला कोई अपनी तरफ से निंदा नहीं कर रहे हैं। निराला की एक खासियत है कि वे किसी की भी पॉलिटिक्स में बंधने वाले नहीं है। आप बांधते बांधते थक जाएंगे, निराला किसी की पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठते हैं। उनके यहाँ इतने विरोधी स्वर हैं, इतने विविधताएं हैं कि निराला का अपना व्यक्तित्व है, जैसे कबीर का अपना व्यक्तित्व है। वरना द्वैतवाद में फंसेंगे ना अद्वैतवाद में फंसेंगे, आप कहीं से भी खोजबीन करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके एक दर्शन के विरोध में खड़ा हो जाए। निराला में भी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ईमानदारी से उन्होंने तुलसीदास किताब में एक सांस्कृतिक प्रतिरोध को रखा है। कोई भी सांस्कृतिक वर्चस्व अच्छा नहीं होता है। एक सांस्कृतिक वर्चस्व के बनने का मतलब है कि जो और दूसरी संस्कृतियां होंगी देश में, समाज में, उन सबके लिए जगह नहीं रह जाएगी। निराला तुलसीदास के हिसाब के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रतिरोध रचते। उसके पहले ही छंद में यह पंक्ति आती है कि उनके आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, और आगे चल करके फिर मुसलमानों की उस सत्ता की विशेषताओं को भी बताते हैं और साथ साथ अपना सांस्कृतिक प्रतिरोध भी दर्ज। निराला ने शिवाजी के नाम एक पत्र, शिवाजी का पत्र, उसका नाम है शिवाजी का पत्र, एक चिट्ठी उस समय सामने आई थी कि शिवाजी ने जय सिंह को एक चिट्ठी लिखी है, और उसे आधार बना करके निराला ने एक कविता लिखी थी शिवाजी का। उस कविता में भी
इस बात का जिक्र है, वह भी एक सांस्कृतिक प्रतिरोध की कविता है। ये सब कविताएं आजादी के पहले की कविता। जब निराला राजनीति की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, डायरेक्ट कविता नहीं लिखते हैं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारा ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे कि उस समय जो लोग राजनीति में प्रमुख थे, निराला उनके समर्थन में कोई कविता नहीं लिखी। जहां तक हो सकता है उसके विरोध में उन्होंने कविताएं लिखी। उनकी जो वनबेला कविता है उसमें भी मैं भी होता यदि राजपुत्र, ये संकेत था उन लोगों के प्रति जो राजे रजवाड़े थे और भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे थे। निराला को भरोसा नहीं है उन लोगों पर, ये लोग ठीक से इस देश को चलाएंगे। अभी जिस कविता का जिक्र रमन जी कर रहे थे, तोड़ती पत्थर, उस कविता में एक पंक्ति आती है, 1937 की कविता है, 4 अप्रैल 1937 की लिखी हुई कविता है। छायावाद का अंत हो चुका था और प्रगतिवाद की शुरुआत हुई थी। उस कविता में एक लाइन आती है कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, और कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर मृत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। एक पत्र नंद दुलारे वाजपेयी का है या जानकी वल्लभ शास्त्री का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। एक पत्र है जिसमें जिक्र है कि वह जो अट्टालिका है इलाहाबाद की चर्चा इस कविता में है, वह आनंद भवन है, इलाहाबाद का आनंद भवन, कांग्रेस का कार्यालय उस जमाने में था। निराला सामने जो अट्टालिका कह रहे हैं, उन्होंने लिखा कि ये वही भवन था। मतलब संकेत करना चाहते हैं कि इस भवन के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है आजादी की, उसमें भले ही दूसरों का हित हो जाए, लेकिन मजदूरों का हित, ये जो पत्थर तोड़ रही है औरत, बेबस हो करके ऐसा काम कर रही है जो काम उसके अनुकूल नहीं है, इसका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। जब देश आजाद हुआ तब भी निराला ने इस तरह की बहुत सी कविताएं लिखी जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में थी। जैसे उनकी एक कविता है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ। ध्यान दीजिएगा उसमें किस तरह से वो रच रहे हैं उसे, कि आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी बासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ। निराला देश की आजादी के बाद भी प्रतिरोध की कविता लिखते हैं और कहना चाहते हैं कि अमीरों की हवेली को जब किसानों की पाठशाला बनाओगे तब भारत आगे बढ़ेगा। धोबी बासी चमार तेली ऐसी कमजोर जातियां जब पढ़ेंगी तब भारत आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत बस आजाद हो जाने से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। निराला ने कुकुरमुत्ता जैसी कविता लिखी, वहां भी आप देखिएगा कि प्रतिरोध का स्वर बहुत प्रबल है। गुलाब और कुकुरमुत्ते के बीच की बात, आप लोग बातचीत से परिचित हैं, जहां पर ऐसी पंक्तियां भी आती हैं कि अबे सुन बे गुलाब, पाई जो तूने खुशबू रंगो आब, खाद स्वाद चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। और उसी में कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदान। बहुत तीखे शब्दों में निराला
उस पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं। अगर आप स्त्री पुरुष संबंधों की कविता पर देखें, एक उनकी अनामिका की पहली कविता है प्रेयसी, जो दूसरी अनामिका छपी थी। पहली अनामिका तो अभी बताया था रमन जी ने कि 23 में छपी थी। बाद में उन्होंने उसकी बहुत सारी कविताओं को हटाया, ढेर सारी कविताओं को जोड़ा उसमें। दूसरी कविता, दूसरी अनामिका जब आई थी, उसका नाम अनामिका है। अब वही मिलती है अनामिका, पहले वाली नहीं मिलती। उसकी पहली कविता है प्रेयसी। प्रेयसी में यही जिक्र है कि एक लड़की थी, वो किसी से प्यार करती और अंत में वह अपने प्रेम के लिए बगावत करती है और घर छोड़ करके उस प्रेमी के साथ चली जाती है। कथा का तो छोटा सा इतना ही है, लेकिन उसमें जो पंक्तियां हैं वह मुक्ति की पंक्तियां हैं। उसमें एक जगह वो प्रेयसी कहती है कि मेरा जिससे प्रेम है वह रंग रूप में मुझसे भिन्न है, जाति भी हमारी दूसरी है, धर्म भी हमारा दूसरा है। मतलब मनुष्य को बांटने वाली जितनी चीजें होती हैं, निराला ने सबको गिनवा दिया और कहा कि इन सब मामले में हम और वो दोनों अलग अलग थे। केवल एक चीज से हम एक थे, स्वभाव से। हमारी जो भावनाएं थी उनसे हम एक थे। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाओं से, प्राणों से एक थे। बस इतना ही, एक थे हम केवल अपनाओं से, और बाकी हर मामले में हम भिन्न थे। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाओं से, प्राणों से एक थे। निराला यहाँ भी मुक्ति के स्वर की तलाश करते हैं। निराला भाषा के स्तर पर भी मुक्ति की तलाश करते हैं। छंद की मुक्ति की बात अभी रमन जी कह रहे थे। मैं भाषा को लेकर कहूं कि निराला रचनावली भाग 1 और 2 में निराला की समस्त कविताएं संकलित हैं। पहली कविता 1920 की है, जन्मभूमि नाम है उसका, और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह 1961 की कविता है और उसी साल निराला की मृत्यु भी हो गई थी, 15 अक्टूबर। कुल 41 साल की काव्य यात्रा में निराला ने न जाने कितने ऐसे शब्द दिए जो छायावाद के दूसरे किसी भी कवि की कविता में वे शब्द नहीं मिलते। और निराला ने अपनी पहली कविता में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जगन महारानी। जगत जोड़ महारानी, संधि कर दिया जगन महारानी। यह शब्द उनकी बाद की किसी कविता में नहीं मिलता है। इसी तरह से उनकी अंतिम कविता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है। ये जो पत्रोत्कंठित शब्द है, यह उनकी अंतिम कविता में आया है और उसके पहले किसी भी कविता में नहीं। इसी तरह अनेक शब्द हैं, जैसे आराधन शब्द, अभी मैंने राम की शक्ति पूजा से पंक्ति पढ़ी थी कि आराधन का दृढ़ आराधन से तो, यह आराधन शब्द भी केवल निराला की कविता में 3 बार आया है। उसी कविता में एक ही पंक्ति में 2 बार, एक कविता और है जिसमें आराधन शब्द आया है। आराधना शब्द है छायावाद, लेकिन आराधन शब्द नहीं। अभी साकेत जी राजीव नयन कहती थी, माता मुझको राजीव नयन। राजीव नयन शब्द भी छायावाद में किसी दूसरे कवि के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया है। और कई शब्द हैं मेरे पास, शब्दों की सूची है, लेकिन उसे यहाँ पढ़ना ठीक नहीं होगा। काव्य कोश पर काम करते हुए दरअसल मैंने शब्दों पर ही काम किया है, लेकिन चूंकि यह एक सामान्य वक्तव्य है, इसलिए निराला पर ओवरऑल एक बात कहने की बात हुई थी। निराला बड़े बड़े छंद रचते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा का छंद बड़ा बड़ा छंद है।
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। यहाँ तक एक पंक्ति है। रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। इस कविता के छंद की पंक्ति बड़ी है और कुल 18 पंक्तियों को जब आप पार करेंगे तब जाके पूर्ण विराम पड़ता है। मतलब निराला एक कठिन डिक्शन वाली कविता रचना है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ऐसी ऐसी 18 पंक्ति आएगी। अंत में आएगा कि उदगीरित वहनी पर भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संपर। यहाँ आकर के 18वीं पंक्ति पूरी और यहाँ वह वाक्य कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप पड़ता है, पूर्ण विराम पड़ता है। तब जाकर आगे प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद नहीं, तब आता है कि राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। आगे कविता पढ़ती है। निराला एक तरफ बड़ी बड़ी पंक्तियों वाली कविता लिख रहे थे, छोटी छोटी पंक्तियों वाली 12 मात्रा की पंक्तियां, वासना समासी, बस 12 मात्रा की ये पंक्ति हुई। सबसे कठिन काम होता है छोटे छंदों को रचना, जिसमें मात्राएं कम होती हैं। ऐसे छंदों को रचना सबसे कठिन काम होता है और उसकी अर्थवत्ता को भी बनाए रखना ये और मुश्किल काम होता है। निराला उस स्तर पर भी प्रयोग कर रहे थे। और एक मामले में निराला, कबीर, तुलसी और नए जमाने में अगर हम देखें तो रमाशंकर विद्रोही, ऐसे कवि हिंदी कविता की परंपरा में कम हुए हैं जिन्होंने कविता को अपने जीवन के बराबर बनाया है और कविता लिखने के लिए जीवन को गलाया है। रुद्रनाथ सिंह ने एक किताब ही लिखी है, निराला एक आत्महंता आस्था। निराला के भीतर कविता को लेकर एक ऐसी आस्था थी कि उन्होंने स्वयं को मारकर कविता लिखी। जैसे अपना ही काट करके मांस का टुकड़ा वो राजा शिवी ने जो दिया था कि ले जाओ भाई, यही तुम खा लो, पक्षी को छोड़ दो। तो लगभग वही काम इन कवियों ने किया था, अपने को गलाया था, जलाया था। और कविता में क्या क्या बढ़ोतरी हो सकती है, शब्द को लेकर, छंद को लेकर, भावों के उन्नयन को लेकर, विश्व के कवियों से टकराने की इच्छा शक्ति। क्यों रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज पा रहे हैं और निराला नहीं पा रहे? गांधी जी से भी लड़ने का हौसला रखते थे। एक मुलाकात का जिक्र है रामविलास शर्मा की किताब में, निराला के साहित्य साधना भाग 1, कि उन्होंने समय बहुत मुश्किल से पाया था मिलने के लिए गांधी जी से। गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कह दिया था कि हिंदी में रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कोई कवि नहीं, अगर होता तो हिंदी राष्ट्रभाषा आसानी से। निराला को मुश्किल से समय मिला, उन्होंने जाकर कहा था कि आपने ऐसा कहा है, ऐसा क्यों कहा है? आपने मेरी कविता पढ़ी है? ठीक है, ये उस समय के लिए एक हास्यास्पद बात थी कि कोई कवि स्वयं अपनी पैरवी करनी चाहे, लेकिन निराला की बेचैनी को समझिए। उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरी कविता पढ़ी है? गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरी आपकी कविता हमने नहीं पढ़ी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं है, थोड़ी कमजोर है। निराला ने कहा कि आप मुझे 20 मिनट का समय दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर से, उनकी कविताओं से मेरी कविता कहीं कमजोर नहीं है, बल्कि कहीं कहीं उनसे आगे बढ़ी हुई। गांधी जी ने कहा कि देखिए मेरे पास समय नहीं है, आप अपनी कविताएं छोड़ जाइए, मैं पढ़ लूंगा। सबको जानता है कि ऐसी बातें वो टालने के लिए कह रहे थे। निराला को वहां से हटना पड़ा। नोबेल प्राइज हिंदी के किसी कवि को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। निराला को भी जीवित रहते कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं, लेकिन कुछ लोग मरणोत्तर आयु प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों को समझने के लिए वक्त का गुजरना बहुत जरूरी होता है। गालिब भी मुफलिसी के शिकार हुए थे, बहुत परेशानी से जिए थे। निराला भी बहुत परेशानी से गुजरे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम उनकी महानता को, उनके किए हुए कामों की गुणवत्ता को आज पहचान रहे हैं। तो इस मंच से हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं, हम सब लोग यही चाहेंगे
कि उनकी कविताओं को अधिक से अधिक पढ़ा जाए, समझने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर कमलेश वर्मा जी। आपने बहुत सारगर्भित तरीके से निराला के काव्य में जो अलग अलग विषय हैं और निराला अपनी कविता के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं और समाज के सभी वर्गों की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की वो चर्चा करते हुए वो अपना साहित्य रचते हैं और उनकी कविताओं में हर वो चीज दिखती है जो आगे समाज में घटित हो रही है या समाज में घटित होगी। वो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई पड़ती है। आज निराला की जयंती चूंकि कल थी, हम लोग आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ व्यस्तताओं के कारण हम लोग कल इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए और आज हम सुनेंगे जो एक हफ्ते पहले रिटायर हुए हैं, यानी कि समाज की मुख्य धारा में आए हैं और हमने बहुत हार्दिक स्वागत किया है श्री राजीव रंजन सिंह जी का। और आप पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे झारखंड में और अभी पिछले महीने ही आप हमारी साहित्य मंडली में, सामाजिक सांस्कृतिक मंडली में शामिल हुए हैं। और सब एक विशेष परिचय ये है कि आप जो है प्रशासनिक सेवा से पहले कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे हैं, तो वो दोनों अनुभव आपने लिया हुआ है। तो आज इस कार्य की अध्यक्षता कर रहे हैं मैं श्री राजीव रंजन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। सबसे पहले मैं नवीन जी जो मेरे छोटे भाई समान है, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा और डॉक्टर साकेत रमन जी, कमलेश वर्मा जी, सभी को मैं बहुत बधाई दूंगा। आप लोगों की वक्तव्य को मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था विगत 40 मिनट से और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं थोड़ा देर से व्यस्तता के चलते ज्वाइन किए, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं साहित्य के फील्ड से बिल्कुल अलग रहा हूं। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और कॉलेज में भी लेक्चरर था, तो साइंस का लेक्चरर था। तो जब नवीन जी ने हमको कहा कि निराला पर सर आपको कुछ बोलना है, तो पहले तो मैं सोचा कि बहुत पहले 10th में कुछ निराला के बारे में पढ़े थे, निराला जी के बारे में, तो पता नहीं वो स्मरण में भी नहीं है। लेकिन आप दोनों महान वक्ताओं का वक्तव्य सुनने के बाद मुझे निराला जी के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त हुआ और लगा कि एक ये मैं थोड़ा निराला जी के बारे में जब हमको इन्होंने कहा नवीन जी, तो मैं थोड़ी जानकारी अपनी ज्ञानवर्धन किया। तो जो कुछ हमें जानकारी मिली कि छायावाद के अगर कोई 4 कवि को अगर हम लोग छायावाद कवियों का स्तंभ माने, जैसे सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी चौथे स्तंभ थे इसमें और छायावाद में 4 में एक इनकी स्थान थी। इनको हम केवल इंडिया का कवि ही नहीं कह सकते हैं, ये पूरे विश्व में विख्यात कवि थे। मैं जब इनका जीवनी देखा और आप लोगों से जो सुना, तो इनकी जीवनी बड़ा संघर्षमय रही और मैं चूंकि पुलिस में रहा हूँ, पुलिस का जीवन ऐसे ही संघर्षमय रहता है, तो मैं इनको नमन करता हूँ कि ऐसे संघर्षमय परिवार से आते हुए अपने जीवन में जिसके फादर की मृत्यु 3 वर्ष में ही हो गई, जिसकी माता की मृत्यु 3 वर्ष में ही हो गई, जिसके फादर की भी मृत्यु बहुत अर्ली एज में हो गया, और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो इनकी पत्नी थी मनोरमा जी, शादी होने के कुछ ही दिनों बाद यंग एज में वो भी चली गई। इनकी बेटी का निधन हो गया भाव में। तो जो व्यक्ति का अगर जीवन इतना संघर्षमय रहा हो, उस व्यक्ति के कविता में दर्द झलकेगा ही और उसकी मन में एक क्रांतिकारी भाव रहेगी। तो निराला जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक क्रांतिकारी भाव इनके मन में था। भारत की आजादी से लेकर के और बाद तक 9th क्लास पास होने के बाद भी इन्होंने घर में अध्ययन करके, मुझे जानकारी मिली कि इनकी पत्नी से भी इनका काफी सहयोग मिला था, वो काफी पढ़ी लिखी महिला थी और इन्होंने जो अपने व्यक्तित्व को डेवलप किया, ये सरस्वती नामक पत्रिका को विमोचन इन्होंने किया और वहां से शुरुआत की और वहां से शुरू करने के बाद इन्होंने कई कविताएं लिखी,
केवल कई कहानी संग्रह किए और इनकी कई प्रमुख कविताएं रही, जिसमें कि इनकी प्रमुख कृतियां में अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, नए पत्ते, न जाने और कितने इनकी कृतियां रही। कहानी संग्रह भी कई ये किए, जिसमें कि मुक्तः, लिली, देवी, चतुरी चमार। इसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखा, इनके उपन्यासों में अछरा, चोरी की पकड़, काले कारनामे, ये सब काफी पॉपुलर उपन्यासों में थे। तो इन्होंने अपनी सफर जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुंचाए। आज पूरा विश्व निराला का फैन है और मैं एक पंक्ति इनका जरूर कहना चाहूंगा कि रेत सा तन रह गया है, रेत सा तन रह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते करते, चाहे वो सत्ता से संघर्ष हो या समाज के बुराइयों से संघर्ष हो, उस संघर्ष करते करते अपना जीवन को समाप्त किया है, उस व्यक्ति की वेदना इसमें झलकती है। और जैसा हमारे मुख्य वक्ता ने कहे कि वो अपनी बेटी के मृत्यु के बाद स्मृति में वह लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। रियली अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही पंक्तियों में एक वेदना झलकती है, जो निराला जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। निराला जी स्वामी विवेकानंद से भी बहुत प्रभावित थे, रामकृष्ण परमहंस जी से भी बहुत प्रभावित थे, और सचमुच मुख्य वक्ता ने जो कहा कि कुछ लोगों को उनके जीवन काल में लोग नहीं परख पाते हैं। जीवन काल में भले ही उनको कोई बड़ी कोई प्रशस्ति पत्र या बड़ा कोई इनाम, नोबेल प्राइज या किसी तरह का प्राइज नहीं मिला हो, लेकिन मरणोपरांत अभी तक हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी कृतियां अभी तक भारत की फिजाओं में उनकी कृतियां अभी तक अपनी सुगंध फैला रही हैं। तो उस आदमी के महान आत्मा की यह पहचान है कि वो आदमी इतना कुछ कर गया है, इतना कुछ लिख गए हैं कि हम सभी उनको याद कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला को इसी तरह याद करती रहेगी। तो आप सभी तमाम वक्ताओं को, खास करके कमलेश वर्मा जी और साकेत रमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं नवीन जी को एक बार पुनः धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे ये अवसर प्रदान किए कि मैं थोड़ा बहुत कवि के तरफ मैं रुचि लेने के लिए बाध्य हुआ, और मैं आगे चाहूंगा कि इस तरह की अवसर भविष्य में भी मिले, ताकि हम लोगों का ओरिएंटेशन उस फील्ड में भी आगे बढ़े और कुछ आत्मा भी ज्ञान वर्धन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। एक गैर साहित्यिक व्यक्ति से हम इतनी देर से साहित्य पर सुने, और इतना सुंदर, अद्भुत, यह मैं प्रशंसा से मैं जो है वो नहीं कह रहा, पर एक निष्पक्ष आकलन कर रहा हूं कि आपने बहुत कम समय में भी, और निराला को जो थोड़ा बहुत, यही अवसर होते हैं जब हम किसी विषय को जानने के प्रेरित होते हैं, और आगे हम लोग इस पे करते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। और हमारा यह कार्यक्रम द झारखंड मेल पर संचालित हो रहा था, और इसे आप लोग अपने फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है, आप उसे शेयर करेंगे। दर्शक जो हमें द झारखंड मेल पर देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे भी किसी विषय पर हम कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होंगे। आप सबको नमस्कार, जोहार। थैंक यू, नमस्ते।